हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है। आज जो अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों, तो इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, अगर आरबीएससी का सिलेबस बोलूँ तो इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो एक अनुप्रयोग है वो यूज़ किया गया है, वहाँ से आपका सिलेबस अब चालू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वीडियो से आपका सिलेबस चालू हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए परावर्तन क्या होता है। एक कांस्टेंट साउंड आ रहा है, चू 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 वाला, वो कोई बच्चा शायद बाहर, उसने वो जूते पहन रखे हैं। आपको पता होगा बच्चों के शूज़ कैसे आते हैं, है ना? तो शायद वो लगातार चल रहा है। ओके, ऑलराइट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले हमें ये पता हो कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है, ये होता है परावर्तन। ये हमें सभी को पता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होने वाला है और हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो समझते हैं। तो पॉइंट डाल देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब ये क्या चीज है? तो हम बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये उम्मीद करता हूँ ये मार्कर आपको दिखाई दे जाएगा। रेड कलर बहुत लाइट होता है और यहाँ पर मैं सघन माध्यम वाटर मान लेते हैं एक बार के लिए, और सघन माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, हम सामान्यतः बस जल मान करके चलते हैं। ठीक है, तो ये सघन माध्यम हो गया। और ये अगर आप देखेंगे तो हम बोलेंगे ये पृथक्कारी पृष्ठ है। ये इस तरफ वैक्यूम होगा या एयर होगा और इस तरफ जल मान लीजिए। तो ऊपर वाला रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, नीचे वाला सघन माध्यम। देखिए, सघन माध्यम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ D। विरल माध्यम को बोलते हैं रेयर मीडियम, इसलिए हमने लिख दिया R। ठीक है, D और R का पता चल गया, रेयर और डेंसर। ठीक, फिर सघन माध्यम के लिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और D, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, और इस माध्यम का म्यू और R। आप बोलोगे सर हवा यूज कर रहे हो तो फिर तो एक ही लिख लो, 1.0003 लिख लो। नहीं, अपन अभी ये मान के चल रहे हैं कि एयर के अलावा भी कोई भी विरल हो सकता था जो इस सघन माध्यम के सापेक्ष में विरल हो। ठीक, चलिए फिर क्या होता है समझिए। तो हम बोलते हैं बच्चों कि जब हमें ये पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, ऐसा अभिलंब जाती है यू, ठीक, तो इसमें कोई विचलन देखने को नहीं मिलता, सीधी गुजर जाती है। आप सभी को पता है ये ऐसी ही जाएगी। ये आपतित किरण थी, निर्गत किरण थी, ऐसे की ऐसे जाती। लेकिन अगर प्रकाश की किरण कुछ ऐसा जाए, किसी कोण से जाए, ठीक, तो क्या होगा बच्चों? तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? आंसर है अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण I। ठीक है, और जब सघन से विरल की ओर जाओगे तो फिर आप क्या करना पड़ेगा? आपको दूर हटना पड़ेगा। किससे? अभिलंब से। आंसर है, अब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी इस तरफ, ये वाला कोण R होगा। ठीक, आप जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण बढ़ाओ, क्या होगा? ये और बैंड होगी, अब ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इस बार ये आ रहा है, ये आई है। हमने क्या किया? आपतन कोण को बढ़ाया। आपतन कोण को और बढ़ा दो। आपतन कोण को हमने क्या किया? और बढ़ाया। हमें क्या पता चला? एक स्थिति ऐसी आई बच्चों कि ये जो अपवर्तित किरण थी, जो विरल माध्यम में जा रही थी, वो लौट करके वापस से कहाँ आ जाती है? सॉरी, वो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ पर गमन करने लगती है, ऐसा, इस तरफ। ठीक है, ऐसा गई और परावर्तक पृष्ठ पर ही गमन करने
लग गई, परावर्तक पृष्ठ के समांतर हो गई। आप देखेंगे कि इस वाले कोण I के लिए ये जो अपवर्तन कोण था ना R, इसका मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, π/2। इसलिए ये जो I कोण है इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर कि क्रांतिक कोण से क्या आशय है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण से क्या आशय है। तो हम बोलते हैं कि क्रांतिक कोण वो है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, π/2 हो जाता है। या फिर अपवर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ के समांतर गति करने लगती है या परावर्तक पृष्ठ पर गति करने लगती है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान π/2 या 90 डिग्री हो जाता है तथा अपवर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर गमन करने लगती है। बात समझ में आ गई। तो हमें यह तो पता चल रहा है कि सघन से विरल में जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर हटती जा रही है और एक स्थिति में दूर हटते हटते वो परावर्तक पृष्ठ के समांतर आ गई। अब अगर आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ये वापस से उसी माध्यम में चली जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में आएगी। ये कब, जब हमें पता चले कि आपतन कोण का मान ज्यादा हो किससे, क्रांतिक कोण से। ठीक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है उस स्थिति में प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से जा रही थी और सघन माध्यम में ही लौट करके आ जाती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण है। यहां पर क्या हो गया, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने क्या समझना है वो समझिए। हम बोलते हैं कि पहला, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश की किरण जो है वो सघन से कहां की ओर जाती हुई दिखनी चाहिए, हमें विरल की ओर जाती हुई दिखनी चाहिए। एंड में आती सघन में ही है, लेकिन ट्रांजिशन जो देखा जाए वो कैसे देखा जाना चाहिए था, सघन से विरल की ओर जाता हुआ देखा जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर हमने क्या बोलना है, अगर आपको जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें कैसे लिखना है, तो हमें बोलना है, हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण, सुन लीजिए अच्छे से, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए बोर्ड पे नहीं उतार रहा हूं, कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर गमन करने लगती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाशिक किरण पुनः सघन माध्यम में ही लौट करके आ जाती है। यही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इतना हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब जो चीज मुख्यतः क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, ये सवाल आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। तो दो शर्तें, पहला, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखना है प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने ये भी लिखना है कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए बच्चों, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
ठीक है, चलिए एक काम तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग बहुत बार होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो हमें बहुत बार चीज़ों को ये पढ़ना पड़ता है। क्या चीज़ है वो समझिए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, क्रांतिक कोण, और इस सिचुएशन में ये जो हमने 4th नंबर की सिचुएशन बनाई है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th और ये 5th, इस 4th नंबर की सिचुएशन के लिए हमने स्नेल के नियम को अप्लाई करना है और उससे हमें इसका किसका डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक को ज्ञात करना है। कौन से मीडियम के? डेंसर मीडियम के सघन माध्यम के अपवर्तनांक को ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? स्नेल के नियम की सहायता से। ठीक है, तो यहां पर दूसरी चीज स्नेल के नियम से मैं 4th सिचुएशन की बात कर रहा हूं, स्थिति 4। ध्यान में रखना भाई, क्या होगा बच्चों वो समझिए। हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अगर स्नेल का नियम लगाया जाए तो हमेशा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं पहले के सापेक्ष में। तो यहाँ पे दूसरा माध्यम क्या है? विरल है। पहला माध्यम क्या है? सघन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर। किसके सापेक्ष? सघन के सापेक्ष, क्योंकि पहला ये था दूसरा ये था। ठीक, बराबर में क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर, यही स्नेल का नियम था। तो मैंने लिखा साइन आई बटा क्या होना चाहिए? साइन आर होना चाहिए, यही होना चाहिए। फिर कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन लगाएंगे? कि जब आई का मान किसके बराबर हो? आईसी के बराबर हो। किसके बराबर हो? आईसी के बराबर हो। तो फिर अपवर्तन कोण आर का मान कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, नहीं होता है? यही होता है। चलिए, तो हमने वही करना है, ये कर देते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू आर डेंसर इज इक्वल्स टू क्या होगा? साइन आई सी बटा साइन 90। मान ही तो रखा है अपन ने। तो साइन 90 का मान कितना? 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेरर मीडियम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? डेंसर के सापेक्ष। विरल का सघन के सापेक्ष में कितना होता है? साइन आई सी होता है। ठीक है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, म्यू आर बटा म्यू डी लिख सकते हैं ना। ये 1 होता, ये 2 होता तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये 2 होता, ये 1 होता तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ऐसा ही लिखते हैं ना, जो ये आता है इसे ऊपर लिख दो और जो ये आता है उसको नीचे लिख दो। ठीक, बराबर में क्या बच्चों? साइन आई सी, यही तो है ना। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, म्यू डी बटा म्यू आर करूं, तो इसको भी उल्टा करो, 1 अपॉन साइन आई सी, ऐसा ही होगा। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे म्यू डी आर, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, उल्टा कर दिया तो बराबर क्या होगा? 1 अपॉन साइन आई सी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, या कोसेक आई सी, ये रिलेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य क्या संबंध है? ये संबंध है भाई, क्रांतिक कोण और माध्यम का अपवर्तनांक। दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, दिमाग में रखोगे ये चीज। चलिए, अब इसके अलावा एक स्टार लगा करके और बता देता हूं मैं। तरंग दैर्घ्य और आपके अपवर्तनांक के मध्य संबंध, ये चाहे आप अलग से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो ऊपर व्हाइट लाइनदार आते हैं ना, उसके ऊपर जो पन्ना आता है जहाँ पे आप डेट वेट लिखते हैं, उसके बगल में खाली होता है वो व्हाइट, है ना, वहाँ पर लिख लीजिएगा। ये क्योंकि है नहीं हमारे कोर्स में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आगे जा कर के बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा। एक फॉर्मूला होता है, हिंदी में बोले तो काशी फॉर्मूला बोल देते हैं, इंग्लिश के अंदर इसे बोलते हैं कैचे फॉर्मूला। ये किसके बीच में है? ये अपवर्तनांक व तरंग दैर्घ्य के मध्य संबंध है। क्या संबंध है? अपवर्तनांक बराबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस
c डिवाइडेड बाय लैम्डा दी पावर 4, ये आगे चलता रहेगा, लेकिन आप अभी इतने ध्यान में रखो, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है अपवर्तनांक घटता जाता है। उसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी अपवर्तनांक कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगी अपवर्तनांक उसी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब माध्यम ऑप्टिकली डेंस हो जाएगा, प्रकाशिक सघन हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना उतारें एक बार के लिए। ये डायग्राम पहले उतारना, फिर शर्त लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद में ये फॉर्मेट जल्दी से उतारो इस चीज़ को। मैं इतनी देर में देख लेता हूँ कि वीडियो तो सही आ रहा है क्या नहीं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी है, ये पॉइंट बहुत इजी था। चलो ये रेड वाला भी दिखाई दे रहा है, ये खुशी की बात है, मेरे को लगा था कि दिखाई नहीं देगा। अब इसके हमारे पास में एक आध एग्जाम्पल है, उदाहरण, और वो उदाहरण मैं आपको सिर्फ नाम से समझा दूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन उनकी थ्योरी जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो इतनी थ्योरी आती नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चों के आ सकती है, लेकिन अगर कोई अदर बोर्ड का बोले या स्टेट बोर्ड के लिए बोले तो वो थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको पूछ लिया जाता है कि ये उदाहरण कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको फिर उसमें इतना ही लिखना पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह स्थिति जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, यही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके डन, ऑलराइट। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमारे पास में जो उदाहरण हैं उनमें से सबसे पहला जो है वो है मिराजेस। अबे वो मिराज खाने वाले नहीं, पता चले तुम वो समझ लो मिराज है ना, वो वाली नहीं है ये। इसे हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला उदाहरण आप कह सकते हैं या पहला अनुप्रयोग मरीचिका क्या होती है। देखो मरीचिका समझिए, मरीचिका का अर्थ होता है, अगर सिनोनिम में देखें तो सिनोनिम में इसका अर्थ होता है नर्स। देखो डॉक्टर, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स क्या करता है या करती है, दोनों हो सकता है। नर्स इसे ये हम ऐसे समझते हैं कि ये एक स्त्रीलिंग वर्ड है, फीमेल वर्ड है। नहीं बच्चों, नर्स कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। ठीक है, ये सिर्फ प्रोफेशन का नाम है नर्स। ऑलराइट, तो ये नर्स करते क्या हैं, हम बोलते हैं कि मरीज का इलाज करते हैं। ठीक है, ऐसा ही तो करते हैं जिस तरीके से डॉक्टर इलाज करता है, उस तरीके से लोअर लेवल पे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे नर्स करते हैं। ठीक है, ये मिराजेस मतलब ये मरीचिका भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। अब एक गाड़ी बाहर निकल रही है और ये टू टू करती रहेगी क्या। ऑलराइट, हाँ चलिए, तो इसमें होगा क्या बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप बस से ट्रैवल कर रहे होंगे गर्मियों के अंदर, तो आपको रोड पर पानी दिखाई देता होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मियों के दिनों में हम जब बस से या किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ी दूरी पर हमें ऐसा पानी का अनुभूति होती है कि वहाँ वाटर है। ठीक है, यही बच्चों मिराजेस है, यही मरीचिका है बच्चों। गर्मियों के दिनों में जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर रेगिस्तान बना देता हूँ मैं, है ना, ये डेजर्ट इलाका है।
ये डेजर्ट इलाका है पूरा, मिट्टी 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 मिट्टी, धूल धौरे जिन्हें हम बोलते हैं ना, धौरे धौरे हैं, तो रेगिस्तानी इलाका है। इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर क्या होता है बच्चों, गर्मियों के दिनों में सिंपल सी बात है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर की अगर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में ही, तो होता क्या है वहाँ पर कि गर्म हो जाती है मिट्टी। मिट्टी की एक खास बात है, वो बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, ये बात ध्यान में रखना। इसी कारण आप देखेंगे कि जो चूरू का तापमान है, राजस्थान में चूरू है ना, चूरू का तापमान जो है वो बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है, बहुत जल्दी नीचे भी जाता है। माइनस में भी चूरू का जाता है तो प्लस में भी चूरू का ही सबसे ऊपर होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है धूप के कारण गर्म हो गई, तो इस मिट्टी के आसपास की जो हवा है ना, वो हवा क्या हो जाती है, गर्म होने के कारण हवा के में जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो इसके आसपास का ये जो माध्यम है बच्चों, वो विरल माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। तो हम कह सकते हैं कि ये पास वाला जो है वो रेरर मीडियम है, विरल। जबकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, नीचे तापमान ज़्यादा है, नीचे तापमान ज़्यादा है, ऊपर तापमान कम है। तापमान कम है तो वायु के कण पास पास होंगे, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो ऊपर वाला मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कोई पेड़ है और सूर्य के प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से आ रही है, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से ये जो प्रकाश की किरण है वो डेंसर से किस में जा रही है, रेरर मीडियम में जा रही है। तो हर बार क्या होती जा रही है, मुड़ती जा रही है। एक स्थिति ऐसी आती है बच्चों कि ये वापस से मुड़ करके कहाँ चली जाती है, डेंसर में वापस लौट जाती है। और यहाँ पर जो इंसान खड़ा था उसने जब देखा तो उसको ये प्रकाश की किरण कैसी आती हुई नजर आई, ऐसे, ठीक। उसने रिट्रेस किया इस चीज को, उसने रिट्रेस किया तो वो पीछे की ओर देखा, तो देखा उसको ये पेड़ ऐसा और दिखाई दिया, ऐसा, ठीक। पेड़ का ऐसा प्रतिबिंब 180 शिफ्ट, और वो भी ऐसा आप कब देखते हो, ऐसा प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, आप कोई पानी के टैंक के सामने खड़े हुए हैं, पानी का टैंक, सीमेंट का पानी की टंकी होती है ना, घरों में मिल जाएगी आपको, ठीक। अगर वो खुला टैंक जैसा हो तो वहां पर आप किनारे पे खड़े हो जाओ, तो आप जब अपना प्रतिबिंब देखोगे ना तो आपको सामने ऐसा दिखाई देगा, सिर सामने की ओर, पाँव से मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है, जब आसपास क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो उसको देखने वाले को यहाँ पर किसकी अनुभूति होती है बच्चों, पानी के होने की अनुभूति होती है, मरीचिका, ठीक है। ये एक इल्यूजन है, उसे आभास होता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। यहाँ पे कोई पानी नहीं था रेगिस्तान में, लेकिन उसे पानी का आभास हुआ। रेगिस्तान में पानी वैसे भी नर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये ऐसे मुड़ क्यों रही है, तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि यहाँ पर अगर डेंसर है, यहाँ पर रेरर है और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो फिर प्रकाश की किरण तो अविलंब से दूर हटेगी ना, तो ये लगातार अविलंब से दूर हटती जा रही है, ऊपर की ओर उठती जा रही है। एक स्थिति यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये वापस लौट जाती है, ठीक है। वापस से कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करती है। इस कारण इसका पेड़ का प्रतिबिंब जस्ट कैसा दिखाई देता है, 180 डिग्री शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्थित व्यक्ति को, कुछ दूर स्थित व्यक्ति को पेड़ के निकट पानी होने का आभास होता है, जबकि वहां पर कोई पानी नहीं होता। यही क्या है, मरीचिका। एग्जाम में क्या आएगा वो समझ लीजिए। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि मरीचिका जो है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक चीज, ठीक। जब यहाँ पर हम रेरर मीडियम बोल रहे हैं तो यहाँ का अपवर्तनांक कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, बताओ भाई। अरे विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, कम होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे अपवर्तनांक बढ़ता चला जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ की ओर आ रही है, विरल की ओर आ रही है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, मरीचिका में इतना ही ध्यान में रखना है कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में
गर्मियों के दिनों के अंदर रेगिस्तान में किसी व्यक्ति को कुछ दूर पानी का आभास होता है, इल्यूजन होता है। यह मात्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसका एक और अच्छा उदाहरण भी है बच्चों। वो अगर आपने केमिस्ट्री के लैब में गए हों, वहाँ पे परख नली होती है नहीं होती है, तो उस परख नली को, अगर परख नली में क्रैक पड़ जाता है ना, क्रैक टूटी नहीं है, एक हल्की सी तरेड़ बोलते ना कि ये तरेड़ पड़ गई, ठीक, एक क्रैक पड़ गया, तो वहां पर अगर आप देखोगे और उसे अगर आप बाहर लेकर के जाओगे, सूर्य के प्रकाश में लेकर के जाओगे और धीरे धीरे एंगल से ऐसा रोटेट करोगे ना उसको, परख नली को, जहां पे तरेड़ पड़ी है ना, वो भाग अलग से चमकने लग जाता है, अलग से ही चमकता है वो भाग। ठीक है, वो भी किसके कारण बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश की किरण पहले किस में गई? कांच के अंदर गई, परख नली वाले, फिर जहां तरेड़ पड़ी वहां पे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, तो प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करी थी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुई, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वो तरेड़ वाला भाग जो है वो चमकना चालू हो जाता है। चलिए, तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला उदाहरण, मरीचिका। ध्यान में रख लीजिएगा, किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा? हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है बच्चों हीरा, हीरे का चमकना। द शाइनिंग ऑफ अ डायमंड, है ना, हीरा है सदा के लिए। चलिए, तो ये जो डायमंड शाइन करता है, क्यों करता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इतना ध्यान में रखें। और क्या याद रखना है आपको? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसका बच्चों? हीरे का, कितना होता है? 2.42 होता है, बहुत ज्यादा है ये अपवर्तनांक। ये और ध्यान में रखना, हीरा जो है वो कुचालक होता है और प्रकृति के अंदर सबसे ठोस पदार्थों में एक है, आप एक नंबर पे मान सकते हैं, है ना, ये बात ध्यान में। सबसे ठोस पदार्थों में हीरा एक नंबर पे है, सबसे शक्तिशाली पदार्थों में नहीं। शक्तिशाली मतलब जिनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, ठीक है, स्ट्रेंथ वाला नहीं है। स्ट्रेंथ में आता है ग्रेफिन या ग्रेफाइन नाम से कुछ है, कार्बन का ही अपरूप है, वो भी एक तरीके से कार्बन से भी बना होता है, हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है, तो वो भी कार्बन का ही बना हुआ है, तो वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, हीरे से ज़्यादा स्ट्रेंथ। लेकिन प्रकृति का अगर सबसे कठोर पदार्थ माने तो सबसे कठोर कौन सा है बच्चों? हीरा है। और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान, अब ये बहुत अच्छा फैक्टर है बच्चों, क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है, बहुत कम है बच्चों। मतलब अगर प्रकाश की किरण टेढ़ी भी आई ना और अगर हीरे के अंदर चली गई तो फिर वो हीरे के अंदर ही घूमती रहेगी, क्योंकि क्रांतिक कोण तो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण हीरे के अंदर आ गई तो उसका फिर हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाई, तो फिर हीरा क्या करेगा? चमकता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी हीरे के फलक में प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह हीरे में ही क्या करती रहती है? गमन करती रहती है, जिसके कारण हीरा सदैव चमकता रहता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री तथा इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो हीरा है सदा के लिए, हो गया। फिर तीसरा है प्रिज्म। प्रिज्म में भी क्या होता है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो समझिए, ये ध्यान में रखिएगा कि प्रिज्म जो है एक राइट एंगल प्रिज्म मतलब जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ऐसा जो समकोण प्रिज्म होता है, जो राइट एंगल प्रिज्म जो होता है, वो प्रकाश की किरण को, आपतित प्रकाश की किरण को 90 से 180 डिग्री तक, कहाँ से कितने डिग्री तक? 90 से 180 डिग्री तक दिशा परिवर्तित करने में सक्षम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे देखो समझाता हूँ मैं आपको। मानिए कि ये कोई प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है,
यू, ऐसा। और ये वस्तु मान लो इस वस्तु से आ रही है, ये P और ये Q, और ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो फिर ये एंगल भी 45 का, ये एंगल भी 45 का। अब जब हम इस पे यहाँ पर सीधी आ रही थी तो यहाँ पर तो अपवर्तन हुआ है ना, विरल से सघन में आई, अपवर्तन हुआ, लेकिन 90 डिग्री के एंगल से आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जब वो आती है तो आपको पता चलता है ये 90 डिग्री की लाइन इस फलक के ऊपर खींची, ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि ये वाला कोण भी 45 का था और ये वाला कोण भी क्या है, 45 का। जितने कोण से आती है उतने ही कोण से परावर्तित भी तो होगी, ठीक, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ नहीं हुआ। सघन से आई थी, सघन में ही गई, यहाँ तक सघन में ही जा रही है, फिर वापस से विरल में चली जाती, लेकिन 90 डिग्री के एंगल से जा रही थी, लंबवत जा रही थी बाहर, इसलिए फिर विचलन नहीं हुआ, सीधी की सीधी बाहर निकल गई, ठीक। ऐसा का ऐसा ये प्रकाश की किरण भी बाहर निकल जाएगी, सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पर भी 45 है और यहाँ पर भी 45 है, ठीक है। और आप प्रिज्म के लिए देखेंगे तो आप इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री के आसपास में होता है, 41 से 42 डिग्री के आसपास में होता है कांच के प्रिज्म के लिए। तो फिर 45 से तो ज़्यादा है 45, तो फिर तो काम बैठ गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो Q है ये वाली लाइन, तो Q तो इधर आ गया और P दूसरा हो जाएगा, ये P वस्तु P से Q की ओर, तो प्रतिबिंब भी P से Q की ओर, ये प्रतिबिंब हो जाएगा P डैश Q डैश। देखो 90 डिग्री, वस्तु ऐसा था, प्रतिबिंब ऐसा इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। देख रहे हो ना, वस्तु ऐसा, प्रतिबिंब इस तरफ, तो अगर दोनों को देखोगे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण आ गया। इस तरीके से हमें पता चलता है कि प्रिज्म क्या है, प्रकाश की किरण को 90 डिग्री तक मोड़ सकता है। ये 180 डिग्री मोड़ने में भी सक्षम होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रिज्म जो है वो 180 डिग्री भी मोड़ सकता है। जैसे अगर हम बोलें, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये प्रिज्म यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई हो, इस वस्तु से PQ मान लेता हूँ, है ना, ऐसे आ रही आई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री से विचलित हो गई। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ये 90 डिग्री से विचलित हुई, फिर जैसे यहाँ पर आई वापस से 45 डिग्री के आपतन कोण से आ रही है, तो वापस से ये 45 डिग्री से परावर्तित भी हुई, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री से आ रही थी, अभी लंबवत आ रही थी, तो फिर सीधी की सीधी बाहर भी जाएगी। ऐसे गौर करो, ये जो Q है, ये Q तो इधर आया, तो हम बोलेंगे Q डैश, तो फिर ऑटोमेटिकली ये P वाली लाइन होगी, P डैश वाली, P से Q की ओर चलो ऐसा, तो P डैश Q डैश ऐसा। वस्तु ऐसे ऊपर की ओर, प्रतिबिंब ऐसा नीचे की ओर, कितनी डिग्री तक शिफ्ट किया, आंसर है 180 डिग्री। अरे वस्तु ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर, कितना डिग्री का शिफ्ट, 180 डिग्री का। तो ये बात ध्यान में रखना, प्रिज्म जो है वह प्रकाश की किरण को 90 से 180 डिग्री तक विचलित करने में सक्षम होता है, ये ध्यान में रखना। प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है। फिर इन प्रिज्मों का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है, किसमें, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे कि जो सबमरीन होती है ना बच्चों, सबमरीन, ये तो पता है ना, वो गाजी वाली मूवी देखी थी, मूवी का नाम गाजी अटैक है ना। गाजी अटैक अगर आप मूवी देखोगे बच्चों, तो वहाँ पे सबमरीन बताई गई है, इंडियन सबमरीन बताई गई है, विक्रांत, ठीक। तो वो जो सबमरीन है बच्चों, सबमरीन पूरी की पूरी जो है वो मेटालिक कोटेड होती है, पूरा मेटल से बना हुआ होता है। ऐसे जैसे अपन कार चलाते हैं तो सामने जो विंडशीट होती है वो ग्लास होती है, पारदर्शी ग्लास होता है, हम सामने देख सकते हैं। सबमरीन में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। सबमरीन जो है वो पूरी की पूरी किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, लोहे और इनसे धातुओं से मिलकर के बनी हुई है, बहुत मोटी परतों से मिलकर के बनी हुई है, तभी जाकर वो पानी में आसानी से रह पाती है, ठीक है। अब आमने सामने देखने के लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं भी सबमरीन के अंदर, कोई सामने कोई ग्लास ही नहीं है जिससे हम सामने देख सकें या साइडों में देख सकें। तो क्या किया जाता है, सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, जैसे ये सबमरीन है ना,
ठीक। तो यहाँ पर एक होलो पाइप होगा, होलो पाइप तो समझते हो आप, ठीक है। होलो पाइप मतलब बीच में से खाली पाइप होगा, और उसके ऊपर वो क्या लगा देते हैं, आंसर है एक राइट एंगल प्रिज्म लगा दिया। इस प्रिज्म से क्या फायदा हुआ, जैसे यहाँ से कोई वस्तु थी यहाँ वाली, ये वस्तु यहाँ से प्रकाश आया उस वस्तु का, ठीक है, 90 डिग्री से विचलित हुआ, यहाँ पर गया। यहाँ पर उन्होंने एक और क्या लगा दिया बच्चों, क्या लगाया बताओ, एक और प्रिज्म लगा दिया है, सेम एक और ऐसा का ऐसा क्या लगा दिया गया है, प्रिज्म लगा दिया गया है, ठीक है। ये प्रिज्म क्या करेगा, उसको इस तरफ डाल देगा। इट डिपेंड्स कि हम उस प्रिज्म को कैसा लगा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर कोई स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे चीज़ चल रही थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एक छोटी सी युक्ति, और छोटी सी युक्ति के कारण हमने आसानी से क्या बना दिया, बाहर की चीज़ों को हम अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सबमरीन में काम किया जाता है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, दैट इज पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। डन हुआ ये, चलिए। तो ये हुआ प्रिज्म। प्रिज्म में क्या ध्यान में रखेंगे कि प्रिज्म एक राइट एंगल प्रिज्म या एक समकोण प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से आपतित प्रकाश की किरण को 90 से 180 डिग्री तक विचलित करने में सक्षम होता है, या उसकी दिशा परिवर्तित करने में सक्षम होता है। ये ध्यान में रखिएगा, और ये दो डायग्राम बना दीजिएगा, दैट इज इनफ, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में बच्चों जो आपके कोर्स में है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, है ना। अब ये कोर्स के अंदर है आरबीएससी वालों के लिए, तो प्रकाशिक तंतु। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या करते हैं, तो आंसर है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो फिर हमें प्रकाशिक तंतु का उपयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इससे पहले अगर आपने देखा होगा, अगर आपने घर पे नेट कनेक्शन यूज़ करो, आजकल तो हम फ़ोन का उपयोग कर लेते हैं और हॉटस्पॉट देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन शुरुआत में नेट कैसे लिया है, तो वो केबल वाली लाइन आया करती थी, है ना। आपको अगर याद हो तो हम बोलते हैं RJ45 लैन केबल, ठीक है। तो RJ45 तो कनेक्टर का नाम हो गया, और लैन केबल आता था 8 वायर्स का। वो अगर कोई नेटवर्किंग में होगा तो पता होगा। तो वो यू केबल का उपयोग किया जाता था, उसमें कॉपर के वायर होते थे, और उस कॉपर के वायर के थ्रू हम नेट कनेक्शन को यूज़ किया करते थे। आप देखोगे तो आपके घरों में जो टीवी का सिग्नल आता है, जो टाटा स्काई को अगर मैं छोड़ दूँ तो लोकल जो केबल सिस्टम होता है, तो लोकल केबल सिस्टम में आप कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं, है ना। वो बीच में पतला सा कॉपर का तार आता है उसमें, ठीक। मेन वीडियो सिग्नल वहीं से आ रहा होता है, उसी में से आ रहा होता है। उसके ऊपर बहुत सारी शील्डिंग होती है, वो बात की बात है, लेकिन मेन सिग्नल उसी से मिलता है, ठीक है। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल, लैन केबल आदि चीज़ों का पहले से ही उपयोग कर रहे थे। तो फिर ये रामायण क्यों लेकर के आ रहे हो प्रकाशिक तंतु की, ठीक। तो इसका आंसर है बच्चों, ये जितनी भी केबल मैंने बात करी, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड केबल कौन सी, जिसमें बिजली के तार जा रहे होते हैं ना, वो दो तार आते हैं, एक लाल कलर का एक काला कलर का, दैट इज ट्विस्टेड केबल, है ना। कोएक्सियल केबल जिसमें टीवी का सिग्नल जा रहा होता है वो। फिर लैन केबल जो पुराने टाइम में या फिर अभी भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में जाओगे तो आपको लैन कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरकॉम कनेक्टिविटी भी चलती है, ठीक है। तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इतनी सारी केबल्स थी हमारे पास में, ठीक है। लेकिन इन केबल्स की एक दिक्कत है कि ये कॉपर तार का उपयोग करते हैं। कॉपर चूंकि एक चालक है, इसका प्रतिरोध होता है, हालांकि बहुत कम है लेकिन प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये प्रतिरोध होने के कारण जब सिग्नल को बहुत दूरी तक भेजना होता था, तो प्रतिरोध के कारण उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो थी, उस सिग्नल की क्षमता जो थी या उसकी दक्षता तो जो थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सिग्नल को बहुत दूरस्थ स्थानों तक अगर हमें भेजना है तो फिर हम कॉपर केबल का यूज़ नहीं कर सकते, या जो मैंने आपको बोला कोएक्सियल या फिर लैन केबल का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर किसका उपयोग करना पड़ा,
प्रकाशिक तंतु का। प्रकाशिक तंतु की सहायता से ऑडियो, वीडियो और डेटा सिग्नल, कैसा भी सिग्नल हो, है ना, संकेतों को, सूचना को एक स्थान से दूरस्थ स्थान तक आसानी से, बिना किसी क्षति के या अत्यल्प क्षति के या फिर पूर्ण दक्षता के साथ में, कैसे भी आप वर्ड को यूज कर सकते हैं, पूर्ण दक्षता के साथ में भेजा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। सूचना संकेत को दूरस्थ स्थानों तक पूर्ण दक्षता के साथ में भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों? लैन केबल का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। लैन केबल में होता क्या है, तो हम बोलते हैं कि वास्तविकता में उच्च गुणवत्ता के क्वार्ट्ज अथवा कांच की बनी हुई होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कांच की बनी होती है तो मतलब हैंडल विद केयर है बच्चों, मतलब उसको अगर आपने ऐसा मोड़ दिया ना तो टूट ही जानी, फिर खराब ही हो जाएगी। अपने वाली केबल को तो ऐसे ऐसे कर लो, कुछ नहीं जाता, कॉपर का वायर है, ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। लेकिन इस केबल को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं वो, आप ऐसे करोगे तो ये जाता रहेगा भी, ठीक। बहुत ही हैंडल विद केयर वाला काम है और बहुत पतला वायर होता है बच्चों, बहुत पतला। कितना पतला? हमारे बाल जितने पतले हैं ना उतने पतले वायरों से मिलकर के बना होता है बच्चों। सोच लो कितना पतला वायर है ये, ठीक। चलिए, इसमें होता क्या है अब वो और समझो। एक तो पहले से पतला, ऊपर से इसकी वो देखो बन कैसे रहा है। तो हम बोलते हैं इसके दो भाग हैं। एक इसका आंतरिक आवरण जिसे कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर। अंग्रेजी में बोलते हैं कोर और आप हिंदी में बोलोगे क्रूड, ठीक है। चलिए, आंतरिक भाग है ये जिसके अंदर सिग्नल ट्रेवल करेगा और इस कोर को एक अन्य पदार्थ से आच्छादित कर दिया जाता है। इसे हम आच्छादक बोलेंगे, आच्छादक, ठीक है। आप सभी को आच्छादक का मतलब पता होगा कि हिंदी सभी की बढ़िया है, मेरे से तो कम से कम बढ़िया ही है। तो ये जो बाहरी आवरण है ना बच्चों, ये वाला, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्लेडिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लेडिंग बोलते हैं, CLADDING, ठीक है। अब प्रकाश की किरण कहां आती है? तो हम बोलते हैं इस कोर में जब आती है, प्रवेश करती, तो यहां पे गई, फिर यहां पर इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ तो ऐसा गई, फिर यहां पर वापस से पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ तो ऐसा गई, फिर ऐसा गई, फिर ऐसा गई। हर बार इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता जाता है और ये फिर आगे की ओर जाती है और जहां पर चाहिए वहां पर हम संकेत को बाहर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये ट्रेवल कहां करती है? तो आंसर है कोर में ट्रेवल करती है, ठीक है, और पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, ये ध्यान में रखें। अब सवाल क्या आता है वो समझिए कि प्रकाशिक तंतु का कौन से भाग का अपवर्तनांक अधिक होता है और कौन से भाग का अपवर्तनांक कम होता है, ये सवाल है। ये कॉमन सेंस का भी सवाल है, आपको इसके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक सिंपल सी थ्योरी पता होनी चाहिए कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश कहाँ ट्रेवल करता है। आंसर है कोर के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है, ये सिंपल सा हमें पता है। चलिए, अब कौन से सिद्धांत पे काम करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण कहाँ ट्रेवल करती है बच्चों? सघन माध्यम में या विरल माध्यम में? आंसर आपको फाइनली पता चल गया होगा, सघन माध्यम में ही ट्रेवल करती है, विरल में नहीं जाती बच्चों, है ना, सही बात है ये, ठीक। तो हम बोलते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन तो सघन माध्यम में ट्रेवल करेगी, तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही ट्रेवल करनी चाहिए। तो अंदर वाला भाग क्या होगा? सघन होगा, बाहर वाला भाग क्या होगा? विरल होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये वाला भाग कैसा है? सघन है, और अगर सघन है तो इसका अपवर्तनांक क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। जबकि ये जो आच्छादक है ये कैसा है? विरल है। अगर विरल है तो फिर इसका अपवर्तनांक क्या है? कम है। किससे? क्रोड से,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अप्रकाशिक तंतु में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु एक उच्च गुणवत्ता के क्वार्ट्ज अथवा कांच से बना हुआ बाल के समान पतला तंतु होता है या तार होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से किसी भी सूचना संकेत को पूर्ण दक्षता के साथ दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। ये लाइन ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी सहायता से सूचना संकेतों को पूर्ण दक्षता के साथ में दूरस्थ स्थानों तक प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और कौन से सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। प्रकाशिक तंतु का आंतरिक भाग जिसे क्रोड कहा जाता है एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जबकि बाह्य भाग जिसे आच्छादक अथवा क्लेडिंग कहा जाता है का अपवर्तनांक कम होता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या दिमाग में रखना है? हमें एक चीज और दिमाग में रखनी है कि प्रकाशिक तंतु के उपयोग लिखें। क्या उपयोग है प्रकाशिक तंतु के बच्चों? क्या हो सकते हैं? तो प्रकाशिक तंतु जो है बच्चों, अब देखो बच्चों, पहला तो मैं यही बता चुका हूँ। क्या भाई? प्रकाशिक तंतु का उपयोग जो है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। तो हम बोल सकते हैं प्रकाशिक संकेतों को, कौन से संकेतों को? प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूर्ण दक्षता के साथ प्रेषित करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग अगर अपन देखेंगे बच्चों, वो आपने देखा होगा घरों में कई बार ऐसे एक गमला सा होता है, उसमें बहुत सारे तार ऐसे बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, बहुत सारे तार, और फिर उनकी टिप्स जो है, टिप मतलब उनका जो ऊपर वाला जो सिरा है वो चमकता रहता है। ठीक है, ऐसा सजावटी गमले मिलते हैं, आप अगर देखोगे तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे घरों में। तो डेकोरेटिंग लाइट के अंदर या डेकोरेशन की लाइट के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं सजावटी लाइट। ठीक है, डेकोरेशन की लाइट के सामान में भी प्रकाशिक तंतु का क्या किया जाता है बच्चों? उपयोग किया जाता है। ठीक, और कहा तो आजकल जो सर्जरी या फिर कुछ ऐसा किया जाता है ना, जो बहुत सूक्ष्म स्थान के ऊपर किया जाता है, जैसे आंतों के अंदर कोई चीज़ फंस गई है और उसको देखना है, तो कहाँ से देखेंगे भाई? तो क्या किया जाता है, एक बहुत पतला सा वायर अंदर की ओर डालते हैं और उस वायर को आंतों तक लेकर के जाते हैं। वो वायर किसका बना हुआ होता है? प्रकाशिक तंतु का बना हुआ होता है। ठीक है, और वहाँ पर लाइट की जाती है और देखा जाता है कि ओके वास्तविकता में ये चीज़ है। आप देखो नाक के लिए या कानों के लिए भी जो छोटे छोटे से ऑपरेशन होता है ना, उनमें भी प्रकाशिक तंतु का जो लैंप होता है ना, लाइट की जाती है। ठीक, उस लाइट की सहायता से ही हम क्या कर पाते हैं बच्चों? देख पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी है जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं एंडोस्कोपी में भी किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आप देखो। हाँ, एक और चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो
नेट कनेक्शन यूज़ करते हो, जैसे जियो का प्लान में मान लो, जियो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या आपको बोलते हैं, कितना MBPS का प्लान बोलते हैं, 2 MBPS, 10 MBPS, 20 MBPS हम देंगे, ऐसा बोलते हैं। 20 MBPS तो खैर चांसेस कम है, जियो में कभी आए हैं, लेकिन मान लीजिए कि 10 MBPS इन्होंने बोल दिया कि 10 MBPS मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 MB डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्पीड आपको दे रहे हैं, ऐसी स्पीड आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलूँगा कि अगर 500 kbps भी आ जाए ना तो भी खूब है। ठीक है, 1 MBPS 2 MBPS तो बहुत बड़ी बात है, 500 kbps भी अगर रेगुलर आ रही है तो भी अपना काम बहुत बिंदास चल सकता है। इतनी भी नहीं देते हैं कई बार तो। वैसे अगर सुबह और शाम के टाइम पे देखोगे तो आपको स्पीड जो है सुबह सुबह बहुत अच्छी मिलेगी, 2 MBPS तक टच कर जाता है जियो का प्लान वाला। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती है ना, शाम के बाद वाला टाइम होता है, लगभग 8 से 9 के बीच में, स्पीड पूरी ख़राब हो जाती है। 12 बजे के बाद में वापस से स्पीड अच्छी आती है, क्योंकि लोग जो है यूज़र कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं, आजकल ऑप्टिकल केबल चलने लग गई है बच्चों, नेट कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल केबल आने लग गई हैं। ठीक है, पहले लैन केबल आया करती थी, आजकल ऑप्टिकल केबल आने लग गई हैं। और ऑप्टिकल केबल का प्लान थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत खतरनाक होती है। 48 MBPS का BSNL का प्लान है। जियो वाले भी, जियो और एयरटेल भी क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल केबल दे रहे हैं, उनका भी 48 to 70 MBPS का प्लान वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी खासी स्पीड है बच्चों, है ना। 40 MBPS किसे कहते हैं, 1 सेकंड में 40 MB। इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड में 400 MB, 20 सेकंड के अंदर 800 MB और 30 सेकंड के अंदर 1200 MB, कुल मिलाकर के लगभग 1.2 GB। ठीक है, सोचो आपकी मूवी डाउनलोड हो गई क्या, कितने सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर तो मूवी डाउनलोड हो जाती है। 30 सेकंड कितना, हमने क्लिक किया डाउनलोड, थोड़ा सा बैठे साइड में देख के इधर उधर देखे, इतनी देर में तो मूवी डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, इतनी अच्छी खासी स्पीड आ सकती है अगर हमने किसका उपयोग किया, प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखोगे माई जियो वाले में जाओगे ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल का ऑप्शन होगा वहाँ पर, देखना उसके प्लान कैसे हैं। चलिए, वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो कनेक्टिविटी डायरेक्ट टू द होम देते हैं। जहाँ पे सर्वर है वहाँ से डायरेक्ट आपके घर तक केबल आएगी, और कौन सी, ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल आएगी तो प्रकाश की स्पीड से सूचना जाएगी। प्रकाश की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जल्दी सूचना को पहुंचाने के लिए, पूर्ण दक्षता के साथ में पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया गया, प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया गया। उम्मीद करता हूं ये चीज़ आज आपको समझ में आ गई होगी। ये ध्यान में रखना रे भाई, RBSC वालों उतार लेना ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए अब आगे से जो वीडियो आएंगे वो सारे पॉइंट जो हैं वो RBSC वालों तुम्हारे तो सिलेबस में ही हैं। ठीक है, और बचे हुए जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड, उत्तरांचल, जो भी देख रहा है इन वीडियोस को, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।